हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर प्रणव कुमार। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि सिविल सर्विसेज एंड गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे जो वॉर से रिलेटेड है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड है और बाकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो कोशिश कीजिएगा बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखने की, क्योंकि इस वीडियो में जो हम लोग इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको प्रॉपर तरीके से देखने की कोशिश कीजिए और इसके डेटा को नोट कर लेने की कोशिश कीजिए। तो आज जो हम लोग टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है वर्ल्ड वॉर 2 या इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ क्यों। तो अगर इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें तो तीन चीजें निकलकर सामने आती हैं। वर्ल्ड वॉर 2 जो शुरू हुआ, ये शुरू हुआ 28 जुलाई 1914 को और ये खत्म हुआ 11 नवंबर 1918 को। तो 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1980 तक ये लड़ाई चला और इस लड़ाई में जर्मनी को बहुत बुरे तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। तो आगे इसको समझेंगे कि उसके बाद क्या चीजें हुई हैं और कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में चेंज आया और कैसे वर्ल्ड वॉर 2 इतना इंपॉर्टेंट बन गया। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जिसको समझने की जरूरत है। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, उससे पहले उस टाइम से ही जर्मनी को, वर्ल्ड वॉर 1 पे जब जर्मनी गई थी उससे पहले ही जर्मनी को ये ध्यान में था कि कैसे भी करके हमें अपना एम्पायर को बड़ा करना है। ये हमेशा उसके दिमाग में था। तो वो क्या करता था कि पहले तो लोन करता था, हर जगह से लोन लेता था, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेटेजी बनी थी वो ये बनी थी कि पहले लोन लो, लोन से ज्यादा वेपन्स खरीदो, उससे किसी कंट्री पे अटैक करो, उस पर कब्जा करो, उसकी आर्मी को भी अपने हाथ में ले लो। उसके बाद फिर हम लोग और पावरफुल बन जाएंगे क्योंकि उस कंट्री के जो रिसोर्सेज है वो भी हमारे हाथ में आ जाएंगे। तो उसके बाद हमने जो लोन लिया है उसको भी रिपे कर पाएंगे और बहुत बड़ा एक हम लोगों को जगह मिल जाएगा और उससे हमारी इनकम भी बढ़ेगी। तो जर्मनी ने क्या किया कि जर्मनी ने अंधाधुंध लोन लेना शुरू किया। वो काफी लोन लेते चले गए और लोन लेते गए और लड़ाई करते गए। इसके चलते जो प्रॉब्लम आया, जब 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, इसके बाद जर्मनी की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई। क्यों डिस्टर्ब हो गई? क्योंकि जर्मनी ने लोन बहुत ज्यादा लिया था और लोन लेने के चलते वहां पे एक प्रॉब्लम आ रहा था कि उन लोगों को लोन पे करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी। और उस टाइम पे कहीं ना कहीं जर्मनी में एक इकोनॉमिक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले जर्मनी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था ऑयल एंड गैस पे, पावर प्लांट्स पे और जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं इस पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। तो जब उनके ऊपर में लोन का प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया और उनसे जब लोन को वो रिपे नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने एक बहुत गलत स्टेप लिया। उन्होंने जो गलत स्टेप लिया वो ये लिया कि उन्हें लगा कि अभी क्योंकि लोन का प्रेशर बहुत ज्यादा है और इकोनॉमी इसके चलते हमारे हाथ से निकलती जा रही है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा नोट प्रिंट करने शुरू किए। उनके नोट प्रिंट करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव यही था कि जितना भी करेंसी लोन के लिए है उसको हम लोग दे करके लोन से फ्री हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा नोट प्रिंट किया। एक्स्ट्रा नोट प्रिंट करने के चलते प्रॉब्लम निकल कर क्या सामने आई कि वहां बढ़ गया इन्फ्लेशन, बहुत हाई हो गया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है। डिमांड्स की, अगर किसी चीज की डिमांड है तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट होती है। जो चीज या जो रिसोर्स आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है उसकी प्राइस कम होती है। जो क्वांटिटी में कम अवेलेबल है जो सामान, उसकी प्राइस ज्यादा होती है। और क्वांटिटी में जब कोई सामान कम होती है तो उसकी प्राइस इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज को खरीदना चाहेंगे जबकि सामान बहुत कम अवेलेबल है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदने की कोशिश करेंगे, सामान कम है तो सामान का भाव बढ़ेगा। अगर सामान की प्राइस इंक्रीज होती है क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस जब इंक्रीज होती है तो इसका मतलब पहले उस प्रोडक्ट की जो प्राइस थी, मतलब जितने पैसे में आप उसको खरीद सकते थे, अब उतने पैसे में आप उसको नहीं खरीद सकते, यानी आपको उससे ज्यादा पैसा पे करने की जरूरत होगी। इसका मतलब आपके पैसे की जो वैल्यू है, जो वैल्यू ऑफ मनी है, वो कहीं ना कहीं कम हो गई इन कंपैरिजन टू दैट प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर कोई सपोज कोई प्रोडक्ट है जो 100 रुपए में मिलता था, मार्केट में उसके शॉर्टेज होने के चलते अब वो सामान 200 रुपए में मिलने लगा। तो अभी ऐसा होगा कि अगर मार्केट में उसकी शॉर्टेज है और वो चीज अगर इंपॉर्टेंट है तो लोग उसको लेने की कोशिश करेंगे और उसके लिए
ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार होंगे। तो अब जो चीज आपको पहले 100 रुपए में मिल रही थी उसके लिए आपको 200 रुपया खर्चा करना होगा। इसका मतलब आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई उस सामान के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या हुआ कि अब पहले जो चीज आप 100 रुपए में ले लेते थे, अब उसी चीज को परचेज करने के लिए, सेम क्वालिटी सेम चीज को परचेज करने के लिए आपको 200 रुपए देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्वालिटी तो वही है, सामान तो वही है, पेमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। यानी आपके पैसे की जो परचेजिंग पावर थी वो कम हो गई। मतलब पहले उस चीज को आप 100 रुपए में खरीद सकते थे, अब आपको उसके लिए 200 रुपीज देने की जरूरत है। तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इसके चलते जिस रेट से ये बढ़ता है उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तो हुआ क्या कि जब जर्मनी ने बहुत ज्यादा करेंसी प्रिंट किए और जब उनसे वो लोन रिपे करने के बारे में सोच रही थी और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के बारे में सोच रही थी, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उनके देश में इससे आया भयंकर इन्फ्लेशन। और जब इन्फ्लेशन आया तो उस इन्फ्लेशन को संभालना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन एक तो ऐसा होता है कि सभी चीजों की प्राइस, क्योंकि सबके हाथ में अगर पैसा है और सामान लिमिटेड है तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी। महंगाई समझ सकते हैं इन्फ्लेशन को। तो उस कंडीशन में जब इनसे इकोनॉमी नहीं संभल रही थी, तब अंदर ही अंदर जर्मनी की जो लीडरशिप थी उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और जब प्रोटेस्ट शुरू हो गया तो उस टाइम पे हिटलर, उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरेटर स्किल्स थी। इतना अच्छा ऑरेटर था वो, लोगों से इतनी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता था और लोगों को इतने अच्छे तरीके से अपने बातों के थ्रू वो इंप्रेस कर सकता था कि हिटलर ने उस टाइम का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। उसने जगह जगह पे रैलियां की, जगह जगह पे मास मीटिंग की, जगह जगह से नेशन के लोगों को सबको एड्रेस किया और उसने सबको समझाने की कोशिश की कि ये जो हमारे गवर्नमेंट ने किया है ये बहुत गलत स्टेप लिया है, क्योंकि इसके चलते ही हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई है और हमारी जो हालत है इसके लिए सिर्फ हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। वो हमेशा हर जगह गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे थे। और चूंकि उनका एक एम था कि वो जल्दी से जल्दी सत्ता में आए, तो इसके लिए वो ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ज्यादा रैलियां कर रहे थे, ज्यादा लोगों से मिल रहे थे, जगह जगह पर जाकर के दोस्ती कर रहे थे लोगों से और बड़े बड़े ग्रुप से, और उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो बिल्कुल बेकार है, इससे जर्मनी बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ ही एक चीज और भी समझना है कि जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हारता है तो उसके बाद जर्मनी के साथ में एक ट्रीटी साइन होती है जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेल। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे जाते हैं कि जर्मनी की जो आर्मी होगी वो कभी 1 लाख से ज्यादा मिलिट्री को अपॉइंट नहीं कर सकती, उन्हें 1 लाख से कम रखना होगा। और इसके साथ में और भी काफी सारे कंडीशनैलिटीज थे और जर्मनी के ऊपर में वॉर पेनल्टी भी लगाया गया था। वॉर पेनल्टी बहुत ज्यादा लगाया गया था, क्योंकि ये माना गया था कि कहीं ना कहीं जर्मनी ही इतने बड़े वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो वॉर पेनल्टी भी उसके ऊपर में ज्यादा लगी और उसके साथ में उसने वो ट्रीटी भी साइन किया। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि 1929 के आते आते अमेरिका में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुआ, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिसेशन शुरू हुआ जिसे कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। इसे याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस वाला दौर था अमेरिका का, जहां पे बैंक्स फेलियर लगातार हो रहे थे, कंपनीज बैंकक्रप्ट हो रही थी, स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल क्रैश कर गया था, इकोनॉमी बुरी तरह से बर्बाद हो रही थी। इसीलिए 1929 में जो अमेरिका में इकोनॉमिक रिसेशन आया था उसे द ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। अभी यहां पे क्या हुआ था, चूंकि स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर रहा था, बैंक फेलियर्स हो रहे थे, शेयर्स कंपनीज के बहुत ज्यादा गिर गए थे और कंपनीज बंद हो रही थी, लोगों की एम्प्लॉयमेंट जा रही थी उसके वजह से, क्योंकि काम तो था ही नहीं, काम नहीं था, कंपनीज की हालत खराब थी, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा मैन पावर को हटाना शुरू कर देते हैं। तो इस कंडीशन में अमेरिका की इकोनॉमी बहुत खराब हो जाती है। तब अमेरिका एक स्टेप लेता है, अमेरिका डिक्लेयर करता है कि जिस किसी भी कंट्री को हमने लोन दिया है उनसे पैसे वापस लेते हैं। तो अमेरिका क्या करती है कि पैसा वापस लेने का डिमांड करती है, और जब अमेरिका ऐसा करती है तो इसका भी बहुत बुरा असर होता है जर्मनी पे। इसी के लिए शायद वो ये स्टेप लेते हैं कि उन्होंने ज्यादा करेंसी प्रिंट की थी ताकि लोन अब दे सके, लोन वापस कर सके और इससे हमारी इकोनॉमी को भी कोई दिक्कत नहीं हो। बट इसके बाद होता क्या है कि चूंकि जर्मनी की इकोनॉमी और खराब हो जाती है, क्योंकि लोन वापस करना होता है, प्लस एक गलत स्टेप उनके तरफ से होता है कि वो लोग
ज्यादा करेंसी प्रिंट करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, और भी इकोनॉमिक डाउनफॉल ज्यादा होने के चलते वहां के इंडस्ट्रीज को लोन नहीं मिल रहा होता है, वहां की इंडस्ट्रीज की हालत खराब होती है, जिन्हें चलने के लिए लोन की जरूरत थी वो लोन भी नहीं ले पा रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में जर्मनी के लोगों ने ही बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उनको उकसाने का काम कर रहा था हिटलर। हिटलर के पास में बहुत अच्छी ऑरेटर स्किल थी और उसके साथ वो बहुत अच्छा ऑरेटर तो था ही, साथ ही साथ उसकी कन्विंसिंग स्किल भी बहुत अच्छी थी। वो अपनी बात को बहुत आसानी से लोगों को मना सकता था क्योंकि वो लोगों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से समझता था। तो हिटलर ने जब बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बात को समझाने की कोशिश की, और हिटलर ने कहा कि हमने नहीं साइन किया था, आर्मी ने थोड़ी साइन किया था कोई ट्रीटी, ये तो हमारे साथ बेईमानी हुई है क्योंकि हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसने ट्रीटी साइन किया था, ये तो बेईमान है, ये तो जर्मनी को बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ दिया है इसने। इसके लिए अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है तो सिर्फ जर्मनी की सिविलियन गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है, तो इसको हटाना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ, पब्लिक इतना गुस्सा हो गई थी उस टाइम की सिविलियन गवर्नमेंट से कि पब्लिक उनके फेवर में जा ही नहीं रही थी। और उस टाइम पे 1929 के बाद जब इलेक्शन हुआ, उस टाइम पे हिटलर को वहां के प्रेसिडेंट ने चांसलर अपॉइंट किया, और जब वो एज अ चांसलर सिलेक्ट हुए और उसके बाद जब वहां के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, वहां के प्रेसिडेंट के डेथ होने के बाद हिटलर ने क्या किया, एक तो पावर ले लिया प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट को जला दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल उल्टा कर दिया। यानी बोला आई एम द होल एंड सोल, आई एम द सुप्रीम अथॉरिटी, बाकी किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। और इस तरह से पूरे जर्मनी की कमान खुद संभाल ली। चूंकि पार्लियामेंट रहा नहीं तो पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं रहा, कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल चेंज कर दिया और पूरी कमान जब उसने अपने हाथ में ले ली तो जर्मनी एक तरह से पूरी तरह से हिटलर के हाथों में आ गया। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होता है। उस टाइम पे अगर हम देखें तो जर्मनी में 3 पार्टीज थी। सबसे पहला जो पार्टी था वो था वेमर रिपब्लिक, जो उस टाइम पे पावर में था। उसके साथ में था एक द अल्ट्रा लेफ्ट विंग जिसको कम्युनिस्ट कहते हैं, और उसके साथ तीसरा पार्टी था जिसको अल्ट्रा राइट विंग कहते हैं, जो था द नाजी सोशलिस्ट एंड नेशनलिस्ट पार्टी, यानी हिटलर की पार्टी। इन 3 पार्टियों के साथ ही वहां की पॉलिटिक्स चल रही थी। तो चूंकि जो अल्ट्रा राइट विंग है, यानी कि जो नाजी सोशलिस्ट एंड नेशनलिस्ट पार्टी है, वो उस टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से लोगों को कन्विंस करता है। तो जब उनके प्रेसिडेंट वॉरेन हिंडनबर्ग की जब डेथ होती है, उसके बाद हिटलर पावर ले लेता है अपने हाथ में, क्योंकि उन्होंने ही पहले उसे अपॉइंट किया था एज अ चांसलर। उसके बाद हिटलर के हाथ में पूरी सत्ता आ जाती है। अगर उस वक्त के बारे में हम सोचें तो हिटलर का शुरू से ड्रीम रहा था कि धीरे 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 हम अपने एम्पायर को बिल्ड करते जाएं, यानी पूरे वर्ल्ड में हम फैलना शुरू करें और पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करते चले जाएं। क्योंकि उसके दिमाग में था कि किसी भी कंट्री को कब्जा करेंगे, उनकी मिलिट्री को अपने साथ मिला लेंगे, उस कंट्री पे कब्जा हो जाएगा, उस कंट्री की जो इकोनॉमी है या उस कंट्री का जो बिजनेस है उसके थ्रू जो रेवेन्यू मिलेगा, उससे जो हमने लोन लिया है वो लोन भी पूरा कर सकते हैं, और धीरे 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 हम लोग अपने इकोनॉमी को भी प्रॉपर तरीके से स्टेबल कर पाएंगे। तो ये पॉलिसी के साथ हिटलर भी चल रहा था उस टाइम पे। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उस टाइम पे 3 वर्ल्ड की ऐसी कंट्रीज थी जो अपने साम्राज्य को पूरी तरह से बढ़ाने के लिए लगी हुई थी। एक अगर हम लोग बात करें तो जर्मनी में थी नाजी सोशलिस्ट पार्टी, जो कि हिटलर की पार्टी थी। बिल्कुल इसी तरह से इटली में एक पार्टी थी जिसको कहते हैं द फैसिस्ट पार्टी, ये मुसोलिनी की पार्टी थी। और थर्ड जो था वो था जापान। जापानीज एम्पायर को भी अपनी एम्पायर बिल्डिंग का बहुत शौक था और वो लोग भी सोच रहे थे कि पूरे वर्ल्ड को हम लोग कब्जा करना शुरू करते हैं। जापानीज मिलिट्री जो है उस टाइम पे दुनिया की सबसे खराब आर्मी मानी जाती थी, क्योंकि वो जहां भी जाते थे एक तो जगह पे कब्जा करते थे, वहां के लोगों को बहुत टॉर्चर करते थे, यहाँ तक कि जिंदा लोगों को गाड़ देते थे। तो जापानीज आर्मी जो काम करती थी वो बहुत बुरी तरह से पूरे वर्ल्ड को में जहां भी वो लोग अटैक करते थे वहां लोगों के साथ में बहुत खराब बर्ताव करते थे। तो ये 3 जो कंट्रीज थी ये अलग अलग इस बात पे फोकस कर रही थी कि कहीं ना कहीं हमें पूरे वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा एरिया को कैप्चर करना है। हालांकि ये तीनों कंट्रीज एक साथ नहीं थी, लेकिन इन तीनों के दिमाग में यही चीज चल रहा था। बट हिटलर जो था वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, तो कहीं ना कहीं हिटलर ही रिस्पॉन्सिबल था पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। यानी एक इंसान
जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसकी डेथ होने वाली थी, जब पीस डिक्लेयर हो गया, जब वॉर को वहां पे रोका गया तो उसको गोली नहीं मारा गया। उस एक गोली के नहीं चलने के चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरा हुआ, इतने लोगों की जान गई, और लास्ट में उस एक ही गोली से, जब हिटलर ने खुद को गोली मारी, उसी एक गोली से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। तो यहां समझेंगे कि हुआ क्या था। चूंकि ट्रीटी ऑफ वर्सल में 2 चीजें थी। एक चीज थी जर्मनी कभी 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपॉइंट नहीं कर सकती, एंड सेकेंड चीज जो थी वो किसी और कंट्री पे अटैक नहीं करेगी। बट हिटलर ने कहा कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, वो तो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट ने कहा था। तो हिटलर एक प्लान बनाता है जिसमें कि यूरोप पे कंप्लीट डोमिनेशन उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये लोग करते क्या है कि चेकोस्लोवाकिया के थ्रू सोचते हैं कि पहले उस पे कब्जा करेंगे, फिर पोलैंड पे कब्जा करेंगे, फिर नॉर्वे एंड डेनमार्क पे कब्जा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस चीज में अगर कोई उनको प्रॉब्लम कर सकता था तो वो प्रॉब्लम खड़ा कर सकता था उनके अगेंस्ट में रशिया, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि पहले रशिया के साथ बात करते हैं और रशिया के साथ बात करते हैं, और आगे उन्हें ये भी बताते हैं कि धीरे धीरे हम लोग फ्रांस को भी कब्जा करेंगे और उसके बाद हम लोग ब्रिटेन तक बढ़ेंगे या ब्रिटेन को भी कब्जा कर लेंगे। तो ये उनका प्लान रहता है कि पहले चेकोस्लोवाकिया के थ्रू घुसेंगे, पोलैंड को कैप्चर करेंगे, नॉर्वे और डेनमार्क को कैप्चर करेंगे, रशिया को और फ्रांस को कब्जा करेंगे और फिर ब्रिटेन तक बढ़ जाएंगे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम निकल के सामने आती है कि इसको करने के लिए कुछ कंट्रीज हैं जिनको पहले पता चल जाएगा और वो लोग हो सकता है कि अगेंस्ट में वॉर करने की कोशिश करें। तो इसके लिए वो रशिया को पहले कन्विंस करता है कि जो छोटी छोटी कंट्रीज हम लोग आपके आसपास में कब्जा करेंगे उसका कुछ हिस्सा आपको दे देंगे, बट उसके बदले में आपको एक चीज करना होगा, आप हमारे ऊपर किसी तरह का अटैक नहीं करेंगे। वो रशिया को समझाते हैं कि 2, 4, 5 जो भी आसपास की कंट्रीज है उनमें उनको आपको दे देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको एक ही चीज करना है कि हम जो भी कर रहे हैं आप हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और रशिया इस बात को मान जाता है। तो धीरे धीरे ये लोग अटैक करना शुरू करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री में जाते हैं। तब तक रशिया कुछ नहीं बोलता है, रशिया शांत बैठा रहता है, क्योंकि रशिया को भी इससे फायदा दिखता है कि कहीं ना कहीं से उसे भी ज्यादा एरिया मिलेगा और दूसरे कंट्रीज, छोटे कंट्रीज पे वो भी कब्जा कर पाएगा। तो रशिया जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था वहां पे, वो प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करता है। बट कहीं ना कहीं सबसे पहले तो ये होता है कि हिटलर रशिया के साथ में एक पीस ट्रीटी साइन करता है और उसके साथ में एक अग्रीमेंट करता है कि कुछ एरिया आपको दे देंगे, इसके बदले में आप हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। बट रशियंस को ये पता ही नहीं था कि हिटलर ने ये प्लान कर रखा है कि सब पे कब्जा करने के बाद हम लोग रशिया पे भी कब्जा करेंगे। रशिया को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि आगे चलकर रशिया को भी कब्जा करने के बारे में हिटलर सोच रहा है। बट पहले रशिया को कन्विंस करना जरूरी था, क्योंकि एक बार अगर चारों तरफ का एरिया घेर लेते हैं रशिया का, तो उसके बाद चारों तरफ से रशिया पे अटैक करेंगे और उससे पहले तक तो रशिया हमारी हेल्प करेगा। और जब रशिया के आसपास का सब एरिया को घेर लेंगे उसके बाद एक साथ रशिया पे अटैक करेंगे, इस तरह से रशिया भी हमारे कब्जे में आ जाएगा। ये पहले पता ही नहीं था, ये पता चला 1989 के बाद कि ऐसा हिटलर ने प्लान किया था। तो होता क्या है कि यहाँ रशिया के साथ हिटलर काफी सारी ट्रीटी साइन करता है, इकोनॉमिक ट्रीटी भी साइन करता है और रशिया को कन्विंस करता है। तो रशिया बिल्कुल चुप बैठता है और धीरे 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 हिटलर लोगों को मारना शुरू करता है। जिस कंट्री में जाता है वहां पे बुरी तरह से लोगों को, यहाँ तक कि लोगों को जिंदा जला देता है, लोगों को मारता है, काटता है, गोलियों से उड़ा देता है। और हिटलर की एक आदत थी कि हिटलर अगर अपने आर्मी वालों को कोई ऑर्डर देता था और अगर उसके कोई कमांडर उसके ऑर्डर को नहीं मानते थे या बताते थे कि सर ये चीज सही नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए, तो उसे तुरंत उड़ा दिया जाता था। तो इसलिए हिटलर की आर्मी भी हिटलर के अगेंस्ट में कोई भी बात नहीं करती थी। तो इस तरह से धीरे 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 हिटलर पूरे एरिया पे कब्जा करता चला गया। और जैसे जैसे वो 1, 2, 3 कंट्रीज पे कब्जा करता जा रहा था, उसका कॉन्फिडेंस और हाई होता जा रहा था। तो इस तरह से धीरे 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 रशिया तक हिटलर ने बढ़ने का प्लान किया था और धीरे धीरे रशिया के तरफ में वो बढ़ता भी जा रहा था। जर्मनी अटैक करता है पोलैंड पे। पोलैंड पे जब अटैक करता है तो पोलैंड का कुछ पार्ट जो है वो दे देता है रशिया को। तो रशिया इसलिए बिल्कुल साइलेंट रहता है क्योंकि जर्मनी ने उससे वादा किया था और पोलैंड का कुछ पार्ट उसने रशिया को दे दिया। तो रशिया को जब ये पार्ट दिया जाता है
तो इसके चलते रशिया कुछ नहीं बोल रहा था, वो साइलेंट रह रहा था और धीरे 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 वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, जर्मन की आर्मी आगे बढ़ती जा रही थी। अभी रशिया को यह बात पता ही नहीं था कि 2 साल के बाद उनपे भी अटैक करने का प्लान है हिटलर का, इसलिए रशिया शांत था। बट यहाँ पे एक चीज और देखना है कि जब इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा था जर्मनी, तो फ्रांस एंड ब्रिटेन को इस बात का अंदाजा लग जाता है कि अब ये लोग हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। बट तब तक फ्रांस और ब्रिटेन भी कूदते नहीं है, तब तक वो भी साइलेंट बैठे रहते हैं। अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। इसके बाद जो होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की कोशिश करते हैं।